पंडित जनार्दन राय नागर ने इस संस्था को सरस्वती देवियंतो भवन्ते की आधारशिला पर प्रतिष्ठित किया। सरस्वती की उपासना करने वाला देवता बन जाता है। जितने भी देवता हुए हैं वह सभी मनुष्य ही थे। उन्होंने जनसमाज में ऐसे कार्य किए कि वह देवता के पद पर प्रतिष्ठित हो गए और लोग उन्हें पूजने लगे। मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने एक सपना देखा 26 साल की उम्र में। उन्होंने विद्यापीठ की शुरुआत की 1 लालटेन और 3 रुपये से, और वह संस्था आज वटवृक्ष होकर हमारे नवोन्मेषशाली प्रतिभा के धनी कुलपति के सानिध्य में वटवृक्ष बनती जा रही है। और आज इसके 10,000 विद्यार्थी हैं और पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 10,000 विद्यार्थी होने पर ही किसी को कुलपति का पद प्राप्त हो सकता है। लगातार नए नए उपक्रम, नए नए विषय हमारे यहाँ खुलते जा रहे हैं। और अभी अभी पिछले दो वर्ष पहले आपने एक कंसेप्ट दिया मल्टी थेरेपी हॉस्पिटल का। वो मल्टी थेरेपी हॉस्पिटल हमारे यहाँ बन गया और उसको भारत सरकार ने भी स्वीकार किया और देश के सारे हॉस्पिटल में मल्टी थेरेपी लाने का उन्होंने आदेश जारी किया है। इसकी पहल हमारे यहाँ से हुई है। पंडित जनार्दन राय नागर एक महान साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जगतगुरु शंकराचार्य नाम से 5,500 पृष्ठों का ग्रंथ लिखकर एक बहुत बड़ी देन दी है साहित्य को, जो उनकी अमर प्रतीक है। वे छायावादोत्तर कवियों में से थे, बड़े साहित्यकार थे। और आज हमारे बीच में प्रोफेसर विवेक निराला मौजूद हैं। वो खुद अच्छे कवि, आलोचक और कई विधाओं में लिखने वाले साहित्यकार हैं। वे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र हैं और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देश के छायावादी साहित्य में के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। वो कहते हैं, अबे सुनबे गुलाब भूल मत, जो तूने पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। उनकी जूही की कली, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं लोक में बहुत प्रिय हुई है। वह एक ऐसे अक्खड़ मिजाज व्यक्ति रहे हैं कि जो कुछ उनके पास होता था, सामने अगर कोई उन्हें नजर आता था पीड़ित, दुखी, वो उसको दे देते थे।
एक बार महादेवी वर्मा ने उनको एक शॉल दी सर्दी से बचने के लिए। तो बाहर निकले वहां से और सामने कोई ठिठुरता हुआ दिखा तो उसको दे दी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन जनहित में बिताया। बहुत 25 वर्ष से भी कम उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तो उन्होंने फिर शादी करने से इनकार कर दिया। उनके एक पुत्र और एक पुत्री, और आप उनकी तीसरी पीढ़ी में हैं, और आप बहुत बड़े कवि, आलोचक और गद्यकार हैं। आपने हमारे यहाँ पधार कर जो कृपा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इसी तरह विजय विद्रोही साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको आपने कभी न कभी टीवी पर या सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। आपका जन्म 4 सितंबर 1964 में आगरा में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में एमफिल करने के बाद मर्चेंट नेवी के कैरियर को छोड़कर पत्रकारिता को चुनते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट में 1990 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर उसी वर्ष नवभारत टाइम्स जयपुर में कार्य शुरू कर दिया। यहाँ 5 वर्ष तक अपनी कलम का लोहा मनवाने के बाद 1995 में आप आज तक न्यूज चैनल राजस्थान के ब्यूरो प्रमुख हो गए, जहां 2007 तक रुके। लेकिन तभी स्टार न्यूज में एग्जीक्यूटिव एडिटर का ऑफर मिला तो उसे स्वीकार करते हुए 2020 तक यह पदभार संभाला। 2020 से दिसंबर 2022 तक एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट एडिटर का पदभार संभाला। आपने इस पुस्तक करेला इश्क भी प्रसिद्ध हुई है। आपकी दूसरी पुस्तक भी है पत्रकारिता पर। वर्तमान में आप राजस्थान तक चैनल से जुड़े हुए हैं, साथ ही यूट्यूब पर अपना चैनल विजय विद्रोही ऑफिशियल चला रहे हैं। विवेक निराला जी के बारे में मैं और कहना चाहूंगा। आपका जन्म 30 जून 1974 को इलाहाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य में एमए और डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आप उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के एक महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आप रससिद्ध कवि, गहन समीक्षक और दृष्टिवान आलोचक हैं। आपका कविता संग्रह एक बिंब है यह और ध्रुव तारा झल में प्रसिद्ध है। विवेक निराला की चयनित कविताएं शीर्षक पुस्तक से भी आप लोकप्रिय हैं। आलोचना के क्षेत्र में आपके ग्रंथ तुलसीदास पुनर्मूल्यांकन, विचार का आईना, कला साहित्य और संस्कृति, निराला साहित्य में प्रतिरोध के स्वर तथा संपादन के क्षेत्र में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संपूर्ण बाल रचनाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रतिनिधि कविताएं और निराला संचयन नामक पुस्तकें विश्व साहित्य में अपने युग का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब मैं निवेदन करूंगा कि अब बात शुरू की जाए कविराम मोहन सिंह जी की। कविराम मोहन सिंह जी महाराजा आमेर मलय सिंह जी की संतानों में से हैं, जो पृथ्वीराज के साथ में, जिनके पुरखे मलय सिंह और गोविंददास पृथ्वीराज चौहान के साथ में शहाबुद्दीन गोरी से लड़ते रहे। 2 बार उनको गिरफ्तार भी किया और उसी में बड़े सारंगदेव जी भी युद्धरत रहे और उस युद्ध में भाग लिया। तो परंपरागत रूप से पृथ्वीराज रासो उस कुल में चलता आ रहा था। बाद में क्या हुआ कि लोग अपनी तरफ से लिखी हुई चीजें उसमें डालते गए,
तो वो वृहत होता गया लोक में जाकर और 1 लाख छंद हो गए। तो उन 1 लाख छंदों को असली छंद कौन से हैं और नकली कौन से हैं, क्षेपक कौन से हैं, वह ढूंढने का काम कविराम मोहन सिंह जी ने किया। इसमें उनको 40 वर्ष लगे। अंत में राजभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करना था, तो जनुभाई ने ये बीड़ा उठा रखा था कि हिंदी राजभाषा हो, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हिंदी राजभाषा नहीं होती और हिंदुस्तानी राजभाषा होती है तो हमको अरबी फारसी की डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, और हिंदी अगर भाषा हो जाती है तो हमको संस्कृत की डिक्शनरी में जाना पड़ेगा। तो इस विवाद को लेकर हमारे यहाँ के बलवंत सिंह मेहता वगैरह उन्होंने रात रात भर घूमकर, जिस दिन मतदान हुआ था इस विषय पर, तो हिंदी के पक्ष में मतदान किया और हिंदी को राजभाषा की गद्दी पर प्रतिष्ठित किया। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी का आदि महाकाव्य है, वो ही झमेले में पड़ा हुआ था। उसका अनुवाद नहीं होने की वजह से, उसमें 6 भाषाएं हैं, तो उसका अनुवाद करना पहले आवश्यक था। तो जनुभाई ने यह काम उनसे यहाँ विद्यापीठ में लाके और करवाया, और उसमें इस तरह से संपादन किया कि सारे देश के विद्वानों को विज्ञप्तियां भेजी गई, समस्याएं क्या है वो बताया गया, समाधान क्या हो सकते हैं वो बताया गया, और एक खुला संपादन हुआ पृथ्वीराज रासो का। इसलिए राजस्थान विद्यापीठ के साहित्य संस्थान में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो देश की सर्वमान्य प्रामाणिक कृति है। इसके अलावा कोई प्रामाणिक कृति नहीं है। और जब ये पता अटल बिहारी वाजपेयी को लगा तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में हमारे यहाँ से ये पृथ्वीराज रासो मंगवाई और पढ़ी। तो इस तरह से जो कविराम मोहन सिंह जी ने काम किया, उस काम को याद करते हुए और हिंदी भाषा के लिए जो काम किया उसका प्राथमिक इतिवृत्त झमेले से निकाला, इसलिए हम कविराम मोहन सिंह जी को याद करते हैं, हमारी भाषा के लिए याद करते हैं, जिस भाषा को हम आज लेकर चल रहे हैं। अब प्रतिबद्धता और लोकतंत्र की बात शुरू की जाए तो इसमें कई सवाल उठते हैं जो आपको विद्वान वक्ता जिसका विश्लेषण करेंगे। प्रतिबद्धता किसके प्रति? क्या देश के प्रति, क्या जनता के प्रति, क्या संविधान के प्रति, क्या पत्रकारिता के खुद के प्रति, या व्यवसाय के प्रति? आखिर लोकतंत्र में होना क्या चाहिए? राजतंत्र में तो राजा के प्रति प्रतिबद्धता होती थी और यह काम, मीडिया का काम राज के भी संभाला करते थे। और अब जैसे ही लोकतंत्र आया तो यह बिल्कुल शीर्षासन पे खड़ा हो गया कि अब जो भी जिसकी तरफ देखना है, जिसकी तरफ जाना है वो लोक है, और लोक के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इससे हमारी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, और स्वतंत्रता संग्राम में पहले साहित्यकार ही पत्रकार हुआ करते थे। पत्रकार और साहित्यकार का विभाजन अभी अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, कुछ वर्षों पहले ही हुआ है, वरना ये विभाजन नहीं था। सभी लिखने पढ़ने वाले लोग थे और साहित्य में रुचि रखने वाले ही पत्रकार हुआ करते थे। पत्रकार, सबसे पहले बात शुरू करेंगे, पत्रकार क्या है? पत्रकार वह है जिसके नाम पर कोई टाइटल रजिस्टर्ड हो। जिसके नाम पर टाइटल रजिस्टर्ड नहीं है वह पत्रकार नहीं है। जो मालिक है वह पत्रकार है, और उसके यहां काम करने वाले जो लोग हैं वह पत्रकार नहीं है। वो भले ही अपने आप को पत्रकार माने,
लेकिन वह श्रमजीवी पत्रकार है। तो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम अलग बना हुआ है और उसको लेबर एक्ट से जोड़ा हुआ है, तो वह अंततः एक श्रमिक है और श्रमिक के जो अधिकार हैं वो उसके पास है। अब दायित्व जो है कि आपका दायित्व आप कैसे निभाते हैं, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो विज्ञापन के अलावा जो जगह बचती है उसको भरने के लिए संपादकीय विभाग हुआ करता है। फिर आई विचारधाराओं की बात कि सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, वहां विवाद है। और कौन सी विचारधारा सही है, कौन सी सही नहीं है, इसका निर्णय जनता करेगी। और जनता 5 साल में एक बार उसमें शामिल होती है वोट देने तक, और बाद में लोकतंत्र में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती मुख्य रूप से। तो ये सारे जो विषय हैं इनका विश्लेषण आज हमारे वक्तागण करेंगे। उनका विश्लेषण साहित्यकार भी करेंगे, उनका विश्लेषण बड़े पत्रकार भी करेंगे, और यह विषय आज हमने इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं निवेदन करता हूं कि प्रोफेसर विवेक निराला हमारे सामने विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। प्रोफेसर विवेक निराला। कविराव मोहन सिंह की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण और नमन। बहुत आदरणीय कुलपति प्रोफेसर एस सारंग, प्रख्यात पत्रकार श्री विजय विद्रोही जी, कार्यक्रम के संयोजक माननीय डॉक्टर हुसैन राव जी, जो कविराव मोहन सिंह पीठ के अध्यक्ष भी हैं, और सम्मान्य श्री मलय पनेर जी। विजय विद्रोही जी जहाँ बैठे हों वहाँ इस विषय पर बोलने के लिए खुद खड़े होना एक चेष्टता से कम नहीं, लेकिन फिर भी हुसैन जी ने जो आदेश दिया है उसका निर्वहन करना है। इलाहाबाद से मैं आया हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ। शुरुआत वहीं से करता हूँ। अकबर इलाहाबादी ने जो कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। प्रतिबद्धता और पत्रकारिता यहीं से शुरू होती है। पत्रकार पर बात करते हुए अभी आदरणीय हुसैन जी ने कहा कि किसके प्रति प्रतिबद्धता। 3 चीजें आती हैं, प्रतिबद्धता, पक्षधरता और सरोकार, और तीनों का संबंध जन से। जन प्रतिबद्धता, जन पक्षधरता और जन सरोकार। देखिए, इतना महत्वपूर्ण वर्ष है जिसमें यह विषय रखा गया। मैं फिर लौट चलता हूँ इलाहाबाद। चांद पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण पत्रिका निकलती थी, और एक पत्र कलकत्ते से निकलना करता था, मतवाला। तीनों का यह शताब्दी वर्ष है। तीनों ने अपने 100 साल पूरे किए। और मतवाला में जहाँ एक तरह से निराला भगत सिंह के लेख छापते थे, भगत सिंह छद्म नाम से लेख लिखा करते थे। रामरख सहगल ने इलाहाबाद में मातृ मंदिर की स्थापना की थी, जहाँ दुर्गा भाभी, सुशीला देवी, खुद भगत सिंह, तमाम सारे लोग यहाँ पनाह पाते थे, शरण पाते थे। अब उनकी नई टीम आती रही, अखबार निकलता रहा।
विज्ञापन हमेशा एक ही निकलता था, संपादक चाहिए, वेतन 2 सूखे टिक्कर, 1 गिलास ठंडा पानी, हर संपादकीय लिखने पर 10 वर्ष काले पानी की कैद। फिर भी लोग डरे नहीं, दमन के सम्मुख झुके नहीं। स्वाभाविक रूप से उनकी प्रेरणा का आधार बिगड़ती व्यवस्था का आर्तनाद था। लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता एक जीवनदायिनी शक्ति है। जिन देशों में भी लोकतंत्री व्यवस्था कायम है, वहाँ की पत्रकारिता काफ़ी हद तक उस व्यवस्था को जारी रखने के लिए जिम्मेदार है। अपने यहाँ भी प्रेस की आज़ादी की अवधारणा संविधान में हुए पहले संशोधन से ही आती है। आज़ादी के बाद हमारे संस्थापकों ने प्रेस की आज़ादी का प्रावधान संविधान में ही कर दिया। अब आप देखें कि जो हमारा समय है, आज जब हम ये कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो ऐसे ही नहीं कह देते। मीडिया ने अपनी भूमिका से यह साबित किया है कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो सबसे दुर्बल व्यक्ति खड़ा है, उसके हितों की रक्षा के लिए कोई साथ है तो वह पत्रकारिता है। इन्हीं वजहों से अखबार को आम आदमी की आवाज़ कहा जाता है। इसी मूल्यबोध के कारण उसका समर्पण व्यवसाय के लिए नहीं था। अखबार का या मीडिया का समर्पण देश एवं समाज के हितों के साथ ही कमजोर व्यक्तियों के कल्याण की कामना के प्रति समर्पित था। यह जो जीवन दृष्टि है पत्रकारिता की, यही वास्तव में पत्रकारिता की ख्याति है। वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। आज हम अपने हिसाब से उनके अर्थों को भी नए तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन जो आत्मा है वह बदलती नहीं। उसकी पवित्रता, उसकी जीवंतता, उसकी व्यापकता घोर सत्य है। हम आज व्यवसाय और व्यावसायिक घोड़ की बात कहकर पत्रकारिता को चाहे अलग अलग तरीके से परिभाषित करें, लेकिन पत्रकारिता का मूल धर्म जो है लोक कल्याण, राष्ट्रीय जागरण और ऐसे हर दुर्बल व्यक्ति के साथ खड़े होना, उसके अधिकारों हितों के लिए लड़ना जिसका कोई सहारा नहीं है, इस मूल्य को लेकर भारत की पत्रकारिता का उदय हुआ था। पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र का न केवल एक अंग है, बल्कि लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त भी है। भारत में लोकतंत्र एक संस्कार, जीवन मूल्य और जीवन पद्धति है। यह एक लंबे अरसे के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। इस लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका पत्रकारिता की है। भारत के लोकतांत्रिक विकास का लक्ष्य लेकर हमारे देश में पत्रकारिता की शुरुआत हुई और अपनी लंबी यात्रा में पत्रकारिता ने बार बार इस बात को साबित भी किया। किसी भी विषय पर लोगों को जागरूक करने एवं जनमत तैयार करने की जिम्मेदारी पत्रकारिता पर ही है। मीडिया सरकार और जनता के बीच संवाद सेतु है। गांधी ने अपने समय में कहा था कि लोग पवित्र ग्रंथों से अधिक प्रेस पर विश्वास करते हैं, और यह अतिशयोक्ति नहीं, एक समय का सच था। और आज भी लोग मीडिया की ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसकी पत्रकारिता पर ही निर्भर करती है। गुरु नानक देव ने कहा, जब लग दुनिया रहिए नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक दुनिया में रहे या आप जब तक दुनिया में हैं, कुछ कहना कुछ सुनना, यानी संवाद निरंतर होता रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही संवाद है और यही लोकतंत्र का प्राण है। यही लोकतंत्र की आत्मा है और यही उसकी सिद्धि भी। वास्तव में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लिए प्रतिबद्ध पत्रकारिता सबसे जरूरी है। इसका महत्व इस बात से कतई कम नहीं होता कि कोई देश विकासशील है या विकसित, या कोई देश छोटा है या बड़ा। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में पत्रकारिता ही आम जन की आवाज़ है। इसमें लोगों के दिमाग को प्रभावित करने की अपार एवं अद्भुत शक्ति है। उसे सत्य को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। साहित्य के लिए जो प्रेमचंद ने कहा था कि जो वंचित, पीड़ित, शोषित हैं, उनकी हिमायत करना हर साहित्यकार का फर्ज है। यह बात भले उन्होंने साहित्यकारों के लिए कही हो, लेकिन साहित्यकारों के साथ साथ यह बात पत्रकारों पर भी उतनी ही लागू होती है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति और नैतिक विकास के साधन के रूप में इसे अपने मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करनी ही चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि करनी ही चाहिए, तो पत्रकारिता के शानदार इतिहास में ऐसा ही किया गया।
रघुवीर सहाय की एक कविता है टेलीविजन। आप इस कविता को देखिए, छंद में ये कविता है। कल जब लौट रहा था देखा उलट गई है बस, सोचा इसमें मेरा बच्चा आता रहा न हो वापस। टेलीविजन ने खबर सुनाई 35 घायल 1 मरा, खाली बस दिखला दी खाली, फिर दिखा न कोई चेहरा। वह चेहरा जो जिया या मरा, व्याकुल जिसके लिए हिया, उसके लिए समाचारों के पास समय ही नहीं दिया। तब से मैंने समझ लिया है आकाशवाणी में बनठन, बैठे हैं जो खबरों वाले वे सब हैं जन के दुश्मन। उनको शक था दिखला देते अगर कहीं 36 इंसान, तो साधारण जन अपने लड़कों को लेता पहचान। ऐसी दुर्भावना लिए है जन के प्रति जो टेलीविजन, नाम तो दूरदर्शन है इसका, काम किंतु दूरदर्शन। ये उस समय की कविता है जब टेलीविजन नया नया शुरू हुआ था। और आज स्थिति यह है कि इतनी सब आदर्शवादी बातें करने के बाद स्थिति यह है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र पीछे खिसक रहा है। नागरिक स्थान सिकुड़ते जा रहे हैं, अविश्वास व दुष्प्रचार बढ़ रहा है, ध्रुवीकरण से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं और इसलिए यह खतरे की घंटी बजाने का समय है। लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकार परस्पर आश्रित हैं, वो एक दूसरे को मजबूती देते हैं। यह समय समानता, समावेश और एकजुटता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए आवाज़ बुलंद करने का है और उन लोगों के साथ खड़े होने का जो कानून के शासन को लागू करने का प्रयास करते हैं और निर्णयों में पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं बहुलतावादी मीडिया, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन आज पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की कोशिशें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मौखिक हमलों से लेकर ऑनलाइन निगरानी एवं कानूनी उत्पीड़न तक, खासतौर पर महिला पत्रकारों के विरुद्ध मीडिया कर्मियों की सेंसरशिप, नजरबंदी, शारीरिक हिंसा और यहाँ तक कि हत्याओं तक का सामना करना पड़ता है, जिनमें अपराधी अक्सर दंड पाने से बच जाते हैं। ऐसे अंधेरे रास्ते अनिवार्य रूप से अस्थिरता, अन्याय और बदतर स्थिति की ओर ले जाते हैं। स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना आज़ादी का कोई मतलब नहीं। हमारे समय में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के कारण आप देखिए कि नेताओं द्वारा लोकतांत्रिक संस्थानों का धीरे धीरे क्षरण और ताकत हासिल करने के लिए चुनावों का इस्तेमाल, संसद और मीडिया में दिखना बंद करना, विरोध की आवाज़ों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर झूठे मुकदमों के जरिए दबाना, काल्पनिक तथ्य पेश करना, यह सब है। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग धीरे धीरे ऐसी घटनाओं के जरिए होती है जो वैध दिखती है। इसका मतलब यह है कि मीडिया संस्थान लोकतंत्र के इस क्षरण को देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में चुनिंदा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप भारत में विश्वविद्यालयों के राजनीतिकरण के संकेत देख रहे हैं। राजनीति अब इतनी बदल गई कि सत्ता हथियाने के लिए तख्ता पलट करने या आपातकाल घोषित करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इंदिरा गांधी आज प्रधानमंत्री होती तो उन्हें आपातकाल घोषित करने के लिए लोकतंत्र को उस तरह निलंबित करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे उन्होंने 1975-77 के बीच किया। हमारे दौर में सत्ता को हथियाने के लिए तख्ता पलट या विद्रोह की जरूरत नहीं है। आज आप मीडिया को नियंत्रित करके एक एक करके सभी संस्थानों पर कब्जा कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग या धीरे धीरे कानूनी तरीकों से सत्ता को हथियाते जाने की दिक्कत यह भी है कि विपक्ष को कभी पता ही नहीं चल पाता कि कब पानी सिर से ऊपर चला गया है और कब हमें सड़कों पर उतरना है और प्रदर्शन करना है। अगर वो कुछ जल्दी जनता के बीच जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो सत्ता के भूखे हैं, और अगर वो देर करते हैं तो फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का समय भी निकल जाता है। पत्रकारों, स्वतंत्र पत्रकारिता के बिना बार बार कहते हैं कि कोई लोकतंत्र चल नहीं सकता। स्वतंत्र और मजबूत पत्रकारिता की वजह से ही लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। अखबारी दुनिया में प्रतिदिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर खतरे और दबावों की चर्चा होती है। पत्रकारिता के स्वरूप को लोकतंत्रगामी
बनाने की भी बहुत बहसें होती हैं। पत्रकार कई प्रकार के खतरों का रोना तो रोते हैं, लेकिन इसे मुक्ति के मार्ग पर विचार नहीं करते। पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति और इस पर बाजारीकरण के बढ़ते प्रभाव से सभी अनभिज्ञ हैं। सदियों से व्यक्ति विचार, साधन और पूंजी में वर्चस्व की जंग चल रही है। पत्रकारिता में यदि मुनाफा ही ईश्वर हो जाएगा तो समाज में विकृति को रोका नहीं जा सकता। पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना है। निराला की एक कविता है, महबू महंगा रहा। उसमें निराला कहते हैं, महबू ने कहा, एक बड़ी खबर सुनी है, हमारे अपने हैं यहाँ बहुत छिपे हुए लोग, मगर चूंकि अभी ढीला पोली है देश में, अखबार व्यापारियों की ही संपत्ति है। राजनीति कड़ी से भी कड़ी चल रही है। वे सब जन मौन हैं इन्हें देखते हुए। जब ये कुछ उठेंगे और बड़े त्याग के निमित्त कमर बांधेंगे, आएंगे वे जन भी देश के धरातल पर। अभी अखबार उनके नाम नहीं छापते, ऐसा ही पहरा है। भारत में 2010 से 2020 के बीच 10,000 से ज़्यादा लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगे और इनमें से 65% से अधिक मामले 2014 के बाद प्रकाश में आए। जिन 405 लोगों पर 2014 के बाद केस दर्ज हुए, उन पर सरकार और राजनेताओं की आलोचना की वजह से राजद्रोह का आरोप था। ऐसे में आप देखिए कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी का क्या कोई खास मतलब रह गया है? मीडिया, जाहिर सी बात है कि जब बार बार इस तरह के दबाव पड़ेंगे तो मीडिया में पूर्वाग्रह की स्थितियाँ बनती हैं। इससे आम जनता के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं को विकृत किया जा सकता है। इससे निष्पक्षता की कमी और उपलब्ध सूचनाओं के असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पोलराइज पब्लिक ओपिनियन और भरोसे की कमी की स्थिति बनती है। सोशल मीडिया ने तो खैर फेक न्यूज को बेहद आसान बना ही दिया है। मीडिया पर कारपोरेट प्रभाव, सरकारी सेंसरशिप और वैधता के मुद्दे इस प्रतिबद्ध पत्रकारिता की राह में हिमालय की तरह खड़े हो जाते हैं। टीवी चैनलों में सबसे आगे, सबसे तेज बनने की होड़ और हड़बड़ी का आलम यह है कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार दिए जाने से बहुत पहले ही उसे जनता की नज़रों में दोषी करार दे दिया जाता है। जाहिर है कई दिनों तक चलने वाला यह मीडिया ट्रायल संबंधित व्यक्ति के जीवन के साथ ही जांच और अदालती कार्रवाई को भी प्रभावित कर डालता है। केंद्र और राज्य सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अपने खतरों की परवाह किए बिना रात भर जाग कर अखबार निकालना और लोगों के उठने के पूर्व अखबार पाठकों की दहलीज तक पहुंचाना, यह संघर्ष निरंतर चलता रहता है। यह हमेशा डर बना रहता है कि कोई मुख्य समाचार दूसरे अखबार में छप गया और हमारे से छपने में बाकी रह गया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर इस तरह का चलता हुआ रवैया उचित नहीं है। देश में आम आदमी को सरकार की तरफ से सहूलियत दी जाती है, लेकिन पत्रकार तो देश की सेवा करने के लिए आते हैं, उनको किसी से गिले शिकवे नहीं। राज्य और केंद्र सरकार को पत्रकारों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना होगा। आखिर देश की सेवा करते हुए सिपाही शहीद होते हैं तो उनके परिवार को मरणोपरांत याद किया जाता है। वो बंदूक के सिपाही हैं और पत्रकार कलम का सिपाही है। फिर रघुवीर सहाय ही याद आते हैं, जिसमें वे कहते हैं, किस तरह की सरकार बना रहे हैं यह तो पूछना ही चाहिए, किस तरह का समाज बना रहे हैं यह भी पूछना चाहिए। इतने बड़े उपयोगकर्ता आधार और प्रसार के बावजूद भारत में मीडिया लोगों को शिक्षित करने और सच्चाई दिखाने के बजाय केवल मनोरंजन, राजनीति या कारपोरेट विज्ञापन की खबरों को बड़े पैमाने पर कवर करता है। लोकतंत्र के इस तथाकथित पवित्र चौथे स्तंभ का सबसे बड़ा खुलासा कोबरा पोस्ट द्वारा वीडियो ऑपरेशन में किया गया स्टिंग ऑपरेशन था, जो 2 भागों में हुआ। इन स्टिंग ऑपरेशन में कोबरा पोस्ट ने दिखाया किस तरह मीडिया हाउसों की संख्या, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो या सोशल मीडिया, उन रिपोर्टों को बढ़ावा देने और दिखाने के इच्छुक जिनसे आसानी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है और परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को चुनावी लाभ मिल सकता है। यह सब उस स्टिंग ऑपरेशन में देखा गया। और आप यह भी देख सकते हैं कि आज कलम को भोथरा कर देने के तमाम कुछ चक्र चल रहे हैं।
पत्रकारों पर राजनीतिक, आपराधिक और आतंकी समूहों का बड़ा खतरा है। दुनिया भर के न्यूज रूम्स में सरकारी तथा निजी समूहों के कारण भय और तनाव में वृद्धि हुई है। अभी पिछले ही दिनों BBC के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। तमाम लोगों ने इसे गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से भी जोड़कर देखा। इसी तरह भी न्यूज क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों पर छापेमारी की गई। NI के मुताबिक यह कार्रवाई 17 अगस्त को गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 120B के तहत दर्ज मामले के आधार पर की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहले से ही पोर्टल की जांच की जा रही है। हालांकि 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघीय एजेंसी को न्यूज क्लिक और उसके संपादक के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से रोक दिया था। फिर भी यह सब हुआ और फिर वही रघुवीर सहाय याद आते हैं। निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे। सबके सब हैं भ्रष्टाचारी, कहकर आप हंसे। चारों ओर बड़ी लाचारी, कहकर आप हंसे। कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। पेड न्यूज पत्रकारिता के मानकों को गिरा रहे। भारतीय मीडिया में भ्रष्टाचार अंततः भारतीय पत्रकारिता को खत्म कर देगा। यह सब चुनौतियां हमारे सामने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था अपने समय में कि भारत में पत्रकारिता पहले एक पेशा थी, अब वह एक व्यापार बन गई है। अखबार चलाने वालों को नैतिकता से उतना ही मतलब रहता है जितना कि पत्रकारिता स्वयं को जनता के किसी जिम्मेदार सलाहकार के रूप में नहीं देखती। भारत में पत्रकार यह नहीं मानते कि बिना किसी प्रयोजन के समाचार देना, निर्भयतापूर्वक उन लोगों की निंदा करना जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर चाहे वह कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो। पूरे समुदाय की रक्षा करने वाली नीति को प्रतिपादित करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। संपूर्ण मांग में खंड 1 पृष्ठ 273। सत्ता की कमियों को उजागर करना या उसकी जातियों के विरोध में बोलना लिखना पत्रकार का कर्तव्य है, पर पत्रकार किसी भी लोभ, लाभ या भय के कारण अपना काम ईमानदारी से नहीं कर सकता। वह निर्भय और स्वाधीन होकर ही यह कर्म कर सकता है। पत्रकार की प्रथम और शायद आखिरी प्रतिबद्धता समाज के प्रति ही है। सारा दोष न पत्रकारों का है, न सत्ता का और न हमारा। न सत्ता का, इसमें हमारा समाज भी दोषी है। वीरेंद्र डंगवाल की कविता के हवाले कहूँ कि हमने ये कैसा समाज रच डाला है। फिलहाल रघुवीर सहाय की पंक्तियों से ही मैं फिर अपनी बात खत्म करूंगा। एक भयानक चुप्पी छाई है समाज पर, शोर बहुत है पर सच्चाई से कतरा कर गुजर रहा है। एक भयानक एका बांधे है समाज को, कुछ न बदलने के समझौते का एका। एक भयानक बेफिक्री है, पाठक अत्याचारों के किस्से पढ़ते हैं अखबारों में, मगर आक्रमण के शिकार को पत्र नहीं लिखते। तो आपने मेरी इन टूटी फूटी बातों को धैर्य से सुन लिया और शायद आपको निराशावादी भी लगी, मगर फिर वक्त जैसा महसूस किया मैंने वैसा कहा। विजयी ऐसे कुछ थोड़े से लोग हैं जो सहरा में नखलिस्तान की तरह हैं, इन्हीं से उम्मीद भी है। इन्हें अपनी ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद पुनः कि इस विषय पर मुझ जैसे अनधिकृत व्यक्ति को भी आपने धैर्य से सुन लिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्रोफेसर विवेक जी निराला। आपने उन सारी बातों को अपने व्याख्यान में व्यक्त किया जो आज की पत्रकारिता के लिए चुनौतियां बनी हुई है। मैं प्रशस्तिका का वाचन करूंगा। हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर और विश्व मानवता के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना प्रक्रिया का अवगाहन करके देश की पारंपरिक विचार सरणी को निरंतर प्रवाहमान रखते हुए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने के महती अवदान पर
प्रोफेसर विवेक निराला को कविराज मोहन सिंह स्मृति साहित्य शिरोमणि सम्मान संबोधन 2023 प्रदान करते हुए यह सारस्वत सभा गौरवान्वित है। आप साहित्य के उद्भट विद्वान, रससिद्ध कवि, गहन समीक्षक एवं दृष्टिवान आलोचक हैं। आपके रचना संसार में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता, गूढ़ चिंतनशीलता की भावना और मानव मूल्यों के प्रति आस्था की जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय कुल कुटुंब अंतर्मन से भूरि भूरि सराहना करते हुए आत्मविभोर है। साथ ही हिंदी भाषा के साहित्याकाश में श्रीमान के चिरस्थायी यश की कामना करते हुए अभिभूत है। 12 अक्टूबर 2023 कर्नल प्रोफेसर SS सारंगदेव। मैं निवेदन करूंगा कि प्रशस्ति का श्रीमान प्रोफेसर विवेक जी निराला को प्रदान की जाए। सम्मानोपाधियां प्रदान करने की परंपरा हमारे मनीषी पंडित जनार्दन राय जी नागर ने प्रारंभ की थी और बीच में यह कुछ समय के लिए बंद हो गई, लेकिन सारंगदेव साहब जब से आए हैं तब से इसे पुनः प्रारंभ किया है। इसके लिए उनका आभार करते हैं। अब मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि पंडित जनार्दन राय नागर का कितना विशाल हृदय था। वे गांधीवादी थे, वे कांग्रेस में थे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, विधानसभा में भी पहुंचे, उन्होंने यहाँ साहित्य संस्थान बनाया। तो उस साहित्य संस्थान के बाद में राजस्थान साहित्य अकादमी भी उन्होंने के प्रथम अध्यक्ष रहे। तो वो इतने विशाल हृदय के थे कि राजस्थान विद्यापीठ में उस समय जितनी भी विचारधाराओं के लोग हो सकते थे सबको शामिल किया। उन्होंने कांग्रेस वालों को भी विद्यापीठ में लाए, जनसंघ वालों को भी विद्यापीठ में लाए, कम्युनिस्टों को भी विद्यापीठ में लाए। उन्होंने किसी से दुराव नहीं किया। ये उनकी उदार हृदयता और ये भारत की उनकी समझ जो है वह रही। पत्रकारिता पे बात चल रही है और आज सोशल मीडिया को लेकर और समाचार पत्रों को लेकर सबसे बड़ी बात जो होती है कि सत्य का संकट खड़ा हो गया है, विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। यह और यह भी कि देश की 85 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। क्या वह समाचार पत्र पढ़ती है, क्या वह टीवी देखती है, या उन तक पत्रकारिता पहुंच रही है? यह भी एक सवाल है और बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि देश के जाने माने पत्रकार विद्रोही जी इस विषय पर अपना मत व्यक्त करें। विजय विद्रोह। मंच पर मौजूद जितने महानुभाव हैं सबका शुक्रिया। नवंबर 2022 को मैंने अपना ABP न्यूज छोड़ दिया था
जहाँ से मैं 15-17 साल जुड़ा रहा करीब करीब। और उससे पहले मैं गालिब का एक शेर बड़ा गुनगुनाया करता था, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो ऐ संगे दिल बता, संगे दिल मतलब पत्थर दिल, संगे दिल बता तेरा ही संगे आस्था क्यों। तो मैं यही सोचता था कि पत्रकारिता में वफा नहीं रही, इश्क भी नहीं रहा, सर भी फोड़ना जरूरी हो गया है, तो कहाँ जाकर फोड़ूं मैं। तब भी मैं क्या प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर जाकर ही सर फोड़ूं, तब भी मैं क्या संसद भवन के जाके ही सर फोड़ूं, या मैं आप लोगों के बीच में आके सर फोड़ूं। जब मैं नवारा टाइम्स में आया तो हमारे सीनियर थे, वो एक बोध कथा सुनाया करते थे कि अखबार की कितनी ताकत होती है। तो एक किस्सा सुनाते थे कि छोटा करके सुनाता हूँ, वो बहुत लंबा बहुत रस लेके सुनाया करते थे, तो छोटा करके सुनाता हूँ कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था जो राजा था, जो हर जगह होता है, और एक बंदर था। बंदर बड़ा शैतान था, वो आए दिन उत्पात मचाता था। एक दिन शेर खाना वाना खाकर सुस्ता रहा था गर्मियों में, तो बंदर ने देखा शेर सो रहा है, तो वो उतरा, एक थप्पड़ मार के भागा। शेर ने की आंख खुली, शेर ने पहले तो दाएं बाएं देखा कि किसी ने देखा तो नहीं, तो उसको लगा कि किसी ने देखा नहीं, चलो शुक्र की बात। फिर उसका सेकंड थॉट आया, यार ये बंदर तो सब जगह जाके कह के आएगा कि राजा ने थप्पड़ मार के आया, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब आगे आगे बंदर, पीछे पीछे शेर, और बंदर भागते भागते नदी किनारे पहुंचा। वहां एक पंडित जी आए हुए थे नहाने के लिए, रोज आते थे। तो पंडित जी की कुर्सी थी, पंडित जी की शॉल थी, धोती थी, पंडित जी का चश्मा था, पंडित जी का अखबार था, और पंडित जी नहा रहे थे। तो उसने क्या किया, बंदर ने शॉल ओढ़ ली, चश्मा लगा दिया, अखबार पढ़ने लगा। अब पीछे पीछे शेर आया, शेर ने देखा कि कहीं दिख नहीं रहा बंदर, तो पंडित जी नमस्कार, आपने किसी बंदर को देखा क्या। तो पंडित जो बंदर था, जो पंडित के रूप में था, उसने कहा यूं चश्मा करके, वो बंदर जिसने शेर के थप्पड़ मारा। शेर ने कहा अखबार में भी छप गया, तो उसने कहा हाँ छप गया। तो शेर ने कहा मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो शेर जंगल छोड़कर चला गया, लेकिन शेर उसमें भी तमीजदार हुआ करता, तो थोड़ी मर्यादा होती थी कि चला गया। आजकल तो नहीं जाते जोड़े। अब एक किस्सा मैं जोड़ता हूँ आगे अरुण जेटली से। अरुण जेटली बड़े किस्से कहानियां सुनाया करते थे, ऑफ रिकॉर्ड हम पत्रकारों से बात करते थे। तो एक दिन अचानक कहा उन्होंने कि पसीना, सब लोग कहते हैं पसीना बहाते हैं, पसीना बहाते हैं। देखिए कोई नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप सब समझ जाओगे। तो अब हुआ क्या कि शेर चला गया, जंगल के जानवरों ने कहा कि अब क्या है, एक जंगल है तो जंगल राज है भले ही, लेकिन एक राजा तो चाहिए। तो मीटिंग हुई, और उधर वो जो बंदर था एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगा रहा था। तो किसी ने कहा कि इसी को बना दो ना राजा। तो लोगों ने कहा आइडिया तो अच्छा है। उससे पूछा कि क्या करोगे हमारे लिए। उसने कहा कि पसीना बहा दूंगा आप लोगों के लिए, बंदर ने कहा। तो उनका यार और क्या चाहिए, राजा पसीना बहाने के लिए तैयार है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपके दिमाग में एक तस्वीर घूम रही होगी। तो 2-3 महीने के बाद अकाल पड़ा, डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी लागू हो गई, तमाम चीजें हो गई जंगल के अंदर, और लोगों की हालत खराब हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। और तो स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। तो लोग गए उस बंदर के पास और कहा कि तुमने तो कहा था कि सब ठीक कर दोगे। उसने कहा मैंने कहा, फिर बंदर ऐसे ऐसे भागा एक पेड़ से दूसरे। ये मैं नहीं सुना रहा, ये अरुण जेटली ने सुनाया था। तो कहा कि अब कुछ कर ही नहीं रहे। उसने कहा देखो, बंदर ने कहा देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा पसीना बहा दूंगा, अभी भी पसीना बहा रहा। और एक छलांग से दूसरे से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांगे लगाता रहा, पसीना बहाता रहा बंदर।
गांव वाले अब जंगल के जानवर बेचारे क्या करते हैं, और अखबारों में भी, टेलीविजन में भी बंदर का पसीना बहाना दिख रहा है कि 24 में से 22 घंटे पसीना बहाता बंदर। तो प्रतिबद्धता पत्रकारिता की, इन्होंने कहा संविधान के प्रति या लॉ एंड ऑर्डर देश के प्रति। देखिए, इस समय जितनी प्रतिबद्धता पत्रकारिता में है और पत्रकारों में है, उससे पहले कभी नहीं थी। आप हंस कर हैं, इतना मैंने प्रतिबद्ध पत्रकारों का दौर समूह मैंने नहीं देखा। गोदी मीडिया मतलब 100% 200% प्रतिबद्धता है, दाएं से बाएं हो जाए प्रतिबद्धता। किसानों के लिए 3 कानून लाए गए, मास्टर स्ट्रोक। 3 कानून वापस ले लिए गए, मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई, पहले तय तो करो, कानून लाना मास्टर स्ट्रोक था, कानून वापस लेना मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन 200% प्रतिबद्ध। अरविंद केजरीवाल के प्रति 200%, मोदी के प्रति 200%, राहुल गांधी के प्रति 200%, अपने अपने छोटे छोटे गुट, अपने अपने गढ़ बने हुए, और 100% 200% प्रतिबद्धता है। इतना शानदार पत्रकारिता का स्वर्णिम काल चल रहा है, और आप लोग कह रहे हो साहब इस पर हमें बहस करनी चाहिए। अमृतकाल चल रहा है, 2047 तक तो हम अभिशप्त हैं, 2047 का, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। 4 पाए कहते हैं साहब लोकतंत्र, इतना बोरिंग है कि आप लोग उठ के जा रहे हो। कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, विधायिका, मुझे लगता है कि इस समय एक पाया काम कर रहा है, वो भी सितंबर 2024 तक काम करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब का नाम ले रहा हूं। एक सुप्रीम कोर्ट काम करता हुआ दिखता है, वो भी कार्यकाल अभी सितंबर 2024 तक है। ये मुझे आश्वस्त करता है, ये मुझे थोड़ी सी राहत देता है। अब जहां तक प्रतिबद्ध पत्रकारिता का विषय के आसपास रहना बहुत जरूरी है। एक वक्त हुआ करता था, फिर पीठ पत्रकारिता आ गई, येलो जर्नलिज्म, फिर टेलीविजन चैनल आए तो प्रेत पत्रकारिता आ गई। मैंने कहानी भी लिखी थी, प्रेत पत्रकारिता, प्रेत यानी भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, सब। तब मैं बहुत उससे, मैं एबीपी न्यूज में था, मैं रोज सोचता था, रोज सर फोड़ता था कि भला मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। हर चैनल खोलो, उसमें एक डायन नाच रही है, एक भूत है, एक प्रेत है, फलाना ढिमका, सब कुछ। लेकिन आज का दौर में देखता हूं तो मुझे लगता था वो प्रेत पत्रकारिता सबसे अच्छी थी। भाई, कोई हिंदू मुस्लिम तो नहीं करती थी, कोई लड़ाने का काम तो नहीं करती थी, उसमें कभी नहीं बताया जाता था कि भूत मुस्लिम था या भूत हिंदू था, और हिंदू भूत ने मुस्लिम भूत को मारा, या हिंदू चुड़ैल मुस्लिम चुड़ैल के साथ लड़ मरी। ऐसा करता ही नहीं होता था। चुड़ैल चुड़ैल होती थी, भूत भूत होता था, प्रेत प्रेत होता था, कोई भेदभाव नहीं था, और मनोरंजन होता था। कम से कम मनोरंजन तो होता था। भाई, आप खबर नहीं दे सकते, मत दीजिए, आप सच नहीं बता सकते, मत बताइए। लेकिन आप एचएम, मैंने सुना है कुछ दिन पहले कि ये संघ की शाखाएं लगती है ना, उसमें वो भाई साहब लोग कहते हैं एचएम कर देना है, इस बार एचएम कर देना है। एचएम मतलब हिंदू मुसलमान, एचएम कर देना। तो एचएम तो नहीं करते थे कम से कम भूत प्रेत, जो इस समय हो रहा है। फिर आजकल क्या प्रीत पत्रकारिता है, प्यार वाली पत्रकारिता कि अपने अपने नेता से प्यार करो, पेड न्यूज है, पैसे वाली पत्रकारिता। अब इसमें हम लोग कहां जाएं, कहां सर फोड़े? ऐसे ही टेलीविजन चैनलों में एक जगह मैं गया, मेरे मुंह से ना नाम निकलने लगते हैं तो मुझे बड़ी डर लगता है, अपने ही लोग हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात है, मैं यूपी में घूम रहा था, तो एक जगह गया
तो वहाँ जो हमारा एबीपी न्यूज़ का स्टिंगर था उसने कहा कि सर वो यहाँ पर फलाने अखबार के फलाने रेजिडेंट एडिटर हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार ये तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। फिर उसने किससे सुनाने लगा कि कैसे विज्ञापन हो रहा है और कैसे हर रेजिडेंट एडिटर ने नई गाड़ी खरीद ली है। तो हम चले गए शाम को मिलने पुराने मित्र से, तो नीचे चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा ये गाड़ी EMI पे? ना 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 विजय जी, कैश डाउन, बिल्कुल कैश पैसा देके खरीदी। तो मुझे वो स्टिंगर की बात याद आई, तो सुबह मुझसे कह रहा था। खैर कुछ की तो तरक्की हुई। तो ये दौर चल रहा है, इसमें अब क्या किया जाए? ये सब ना आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये सारा चैनलों में मैंने खेल देखा है। एक तो मेरी मानिए चैनल देखना बंद कर दीजिए, फतेह सागर में जाके शाम को टहलाइए। कोई अपनी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनते हैं आजकल, हम जैसे लोगों के भी स्कूल टाइम में जिस लड़की से क्रश रहा होगा वो आपकी तरह दादी होगी, उससे ही प्यार मोहब्बत की बात कर दी, थोड़ा ढंग से टाइम तो पास होगा। क्यों देखते हैं लोग न्यूज चैनल? बाइकआउट करना क्यों नहीं शुरू करते? इनको एहसास क्यों नहीं होना चाहिए कि ये जो बकवास परोस रहे हम उसके लिए तैयार नहीं है? फिर सब्सक्रिप्शन बेस, या तो सब्सक्रिप्शन बेस हो, उसके बदले में आप उस पर मैं ठहराऊंगा आगे। लेकिन मेरे को तो टाटा स्काई 5 साल हो गए कटवाए हुए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रत्ती भर भी महसूस नहीं होता कि कोई चीज मैं मिस कर रहा हूं। उल्टा मैं OTT पे कुछ अंग्रेजी ढंग की फिल्में देख लेता हूं, मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ देखा जो सच्ची कहानियों पर आधारित होती है, लोगों की संघर्ष गाथाओं पर आधारित होती है, उससे प्रेरित भी होता हूं मैं। और ये लेजी जर्नलिज्म का दौर है, बहस वाला दौर। ये पूरा लेजी जर्नलिज्म है। भाई आपको एक रिपोर्टिंग करनी है, मैं इतना घूमता था, इतना यहाँ जाता था, एक पैकेज तैयार करने में टाइम लगता था सब। और 1 घंटे की बहस करा लो, महाबहस करा लो, 2 घंटे की कर लो। एक ने चैनल ने चलाया गर्मा गर्म बहस, एक ने कहा सबसे गर्म बहस। अब वो थर्मामीटर भी रख दो उस पर नापाते हुए कि साहब इतनी गर्म बहस हो, इतनी गर्म बहस हो। खैर मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं। तो अब बहस में क्या होता है? बिल्कुल सच्ची बातें बता रहा हूं। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम कम है। तो क्या होता है, हमने एबीपी न्यूज में हमने एक बहस कराई कि साहब ये बलि क्यों दी जाती है? मुसलमान जो बलि देते हैं, वो क्या बकरीद हो, बकरा काटना, तो उस पर एक हिंदू भी आया, एक मतलब मौलवी साहब भी आए, एक पंडित जी भी आए। बीच मैं भी बैठता था, को एंकरिंग करता था मैं एबीपी न्यूज में बहस में। मैंने करीब 6-7 साल तक मैंने ये काम किया। तो शुरू हो गए दोनों, एक दूसरे की माँ बहन शुरू हो गई कि यदि तुम लोग ये करते हो, कामाख्या मंदिर पे भी तो बकरे कटते हैं। मुझे भी कहना पड़ा, मैं भी कामाख्या मंदिर गया था, मैंने इतने बकरे देखे। फिर वो जितनी तरह के जानवर की बलि चढ़ती है उन सब का मिक्स्ड मांस बनता है और वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हर कोई जानता है जो भी कामाख्या मंदिर गया है, कोई भी इसमें ढका छुपा नहीं है इसमें। खैर बहस खत्म हो गई, दोनों गर्म थे बिल्कुल, पंडित जी और मौलवी साहब, दोनों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसमें मौलवी साहब की अभी कुछ समय पहले डेथ हो गई। बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले तो मौलवी साहब ने सिगरेट का पैकेट निकाला, ऑफर की पंडित जी को। पंडित जी ने सिगरेट ली, एक सिगरेट मैंने भी ली। फिर मैंने कहा कि चाय की घड़ी पे चाय पीजिएगा बाहर, हाँ पीते हैं, चाय पी लेंगे। पंडित जी ने कहा मौलवी जी से, यार पिछली बार तो मैं बकरीद पे था नहीं, इस बार पक्का? उसने कहा पक्का। तो फिर कहा कि भाभी के लिए ले जाना। मौलवी साहब ने कहा भाभी के लिए लेके जाना, पिछली बार भाभी के लिए नहीं लेके गए थे बकरा। तो दोनों गले मिले चल दिए। लेकिन आपने टीवी पे क्या देखा? आपने क्या देखा टीवी पे? लड़ते हुए, झगड़ते हुए, मरते, मतलब मार डालेंगे, काट डालेंगे टाइप करते हुए। तो ये दुनिया बचा रखी है, ये दुनिया परोसी जा रही है। और मैं दसियों उदाहरण जानता हूं इस तरह के, और उनका मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं। अब मैं जब बात कर रहा हूं तो दोनों के चेहरे मेरे सामने घूम रहे हैं।
ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा था, तो एक हमारे चैनल पर आते थे, तो मैंने उनसे कहा, मौलवी साहब, मैंने कहा काहे मुंह उठाए चले आते हैं, आपको पता ही है इस एंकर क्या सवाल करेगा, आपको पता ही है सब, तो क्यों आप आते हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं आऊंगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। आपका तो न्यूज कोऑर्डिनेटर को मैंने कहा कि मैं प्रोग्रेसिव हूं और मैं 3 तलाक का विरोध करता हूं, तो न्यूज कोऑर्डिनेटर ने कहा फिर आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो विरोध करने वाला चाहिए, विरोध करोगे तो बोलो, नहीं तो रहने दो, घर बैठे हो। तो क्या यार मैं इसलिए आ जाता हूँ, कुछ पैसा मिल जाता है। हमारे चैनल में उस समय 3 से लेकर 5,000 प्रति घंटा मिलता था। 2 घंटे अगर आप बैठ लिए तो 6 से लेकर 10,000 रुपया हो गया। और कभी कभी पैकेज डील हो जाती थी, वो पेड न्यूज वाली नहीं कि 2 दिन लगातार कुछ चुनाव का है या दूसरा है तो वही 1 दिन के 30,000 रुपये दे देंगे, 3 दिन के 60,000 रुपये, ये सारी चीजें चलती। तो मौलवी साहब ने कहा कि यार पैसे मिल जाते हैं। फिर आपकी स्टार न्यूज की, उस समय शायद स्टार न्यूज होता था, फिर बाद में एबीपी न्यूज हुआ था, वो छोटा था, वो गली में घर है और घर तक गाड़ी आती है, हॉर्न बजाती है, पड़ोसी की दमकता है, पड़ोसी की थोड़ा चिढ़ सा जाता है और फिर वापस छोड़ने आती है गाड़ी, और 4 लोग जानते हैं, सलाम करते हैं। मैंने ठीक है भाई, धंधा चल रहा है, चलने देंगे। तो ये भी बहस का एक तरीका है। और एक एंकर बड़ा मजेदार हुआ है, देखो पढ़े लिखे लोग नहीं है, अखबार में फिर भी कुछ पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, टेलीविजन में बड़ा सुपरफिशियल है, ऐसे कुछ पढ़े लिखे समझदार किस्म के लोग होते नहीं है। और जो होते भी हैं वो टेलीविजन पर आकर सुबह से शाम का ड्यूटी आवर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो भूल जाते हैं पढ़ना लिखना, और फिर उनको लगता है कुछ महीने रह के कि यार बगल वाला तो बिना पढ़े कितना आगे बढ़ गया है, मैं काहे को पढ़ने में टाइम खराब करूं, मैं भी वही काम करूं ना जो ये बगल वाला कर रहा है। इन्वर्टेड कोमा, आप जानते हैं क्या काम कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में एक रेल दुर्घटना हो गई, मुझे फटाफट फोन आया ऑफिस से कि फटाफट ऑफिस आ जाइए, गाड़ी भिजवा दी है। मैं फटाफट ऑफिस पहुंच गया। एंकर बता रही थी उसके बारे में, रेल दुर्घटना के बारे में, और ये कागज दे गाड़ी जब्त कर लूंगा, और मैं मुस्कुरा रहा गाड़ी में बैठ के। थोड़ी देर बाद मेरे को ही चलती थी, तो मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाया, मैंने कहा ये भाई साहब क्या बात है, कि नहीं ऐसा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जैसा पत्रकार जो करते हैं, मैंने अपना कार्ड निकाला एबीपी न्यूज का, मैंने कहा जाए क्या, पहले बताना चाहिए था, वो पहले बताना, ड्राइवर से कहा पहले बताना चाहिए था, जाइए। और फालतू पैसे मांग रहा था वो। अब ड्राइवर बैठा, मैंने कहा योगी जी की सरकार की थोड़ी और तारीफ करो। नहीं आप सही कह रहे हैं, सारे चोर होते हैं, सारे चोर होते हैं। बताइए, अब 500 रुपये मांग रहा है, किस बात में मांग रहा था? मैंने कहा 10 मिनट पहले तो बहुत तारीफ कर रहे थे। खैर खत्म किया जाए मेरे ख्याल से, कुछ कभी और आएंगे तो भी फुर्सत में तो बात करेंगे। कुल मिलाकर एक मुझे ये लगता है कि हाँ, सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है सब्सक्रिप्शन बेस। अमेरिका में भी टेलीविजन चैनल चलते हैं, वो विज्ञापन पर नहीं करते, वो सब्सक्रिप्शन होता है। बीबीसी का भी जो लंदन वाला चैनल है, उसमें भी वो सब्सक्रिप्शन है, वो कुछ लाइसेंस फी देनी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ रेडियो में एक वक्त देना पड़ती थी, शायद 100 पाउंड हर साल देने पड़ते हैं, तो उससे वो चलता है। तो मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन जब होगा तो फिर लोगों का अख्तियार भी होगा कि मैंने सब्सक्राइब किया, मैं इतना पैसा दे रहा हूं, तो बदले में मुझे कूड़ा करकट नहीं चाहिए, मुझे ढंग की खबर चाहिए। ऐसा कोई मॉडल हो सकता है। अब जैसे वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक बदलता है लेकिन अखबार नहीं बदलता है, हमारे यहाँ एनडीटीवी का मालिक बदलता है, पूरा एनडीटीवी बदल जाता है। अब ये देखिए, गाली पे एक शेर है कि गाली में खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है। गाली में खस्ता के, गाली पे कहते हैं कि मैं मर भी जाऊंगा तो कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी।
गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों, तो देखिए टेलीविजन चैनल क्यों। कभी कभी फिल्म का गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसकी साहिब साहब का गाना है, आपने सुना होगा बहुत बार, मैं पल दो पल का शायर हूं। उसमें 2 लाइनें हैं बड़ी खूबसूरत। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मत रोट जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं तो बहुत आशावादी होना चाहता हूं लेकिन नहीं हो पाता। काश ऐसा ही हो जो साहिब साहब ने लिखा कि कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है मुझसे बदतर कहने वाले आएंगे और आप लोगों से बदतर सुनने वाले आएंगे। और ये स्थिति सबसे ज्यादा अफसोसनाक है कि ये स्थायी हो गई है। मोदी जी हटेंगे, राहुल जी आएंगे, नेशनल लेवल पर टेलीविजन चैनलों का, स्टेट लेवल पर टेलीविजन चैनलों का, मोदी मीडिया का, तब मोदी मीडिया की जगह राहुल मीडिया, कुछ नया शब्द डिजाइन करना पड़ेगा लोगों को। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी से इन लोगों ने भी बता दिया कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो मजाज साहब का शेर है कि बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं है। पेच जो अड़ जाते हैं आप लोगों के, जो कंघी से निकालते हैं, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं है। तो हम लोगों को ही सुधारना है, हम लोगों को ही कुछ करना है। हम तो पत्रकारिता में स्वर्णिम काल में आए और अब ऐसा देख के जा रहे हैं। क्या हम भगोड़े हो गए? नहीं हुए। हम डिजिटल मीडिया में आ गए, वहां हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका भी सत्यानाश हुआ हो। एक ही लाइन है, मुझे तो मतलब थोड़ा लंबा होता जाता है, तो क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं कि मोदी की एक तरफा अच्छाई बढ़ाई करना अगर गलत है, तो मोदी की एक तरफा बुराई करना भी गलत है। आप देख रहे हैं कि एक पक्ष 100% अच्छा मतलब अच्छाइयां व्यक्त करता है, तो दूसरा पक्ष 100% बुराइयां। सड़क पर कोई पेशाब कर रहा है तो एक वर्ग कहेगा सफाई अभियान फेल हो गया, स्वच्छता अभियान, मोदी जी फेल हो गए। अरे मोदी जी क्या करेंगे वहां पे यार? तो जो एक आलोचना होनी चाहिए, तर्क के साथ आलोचना होनी चाहिए, वो खत्म होता जा रहा है और कोई रेगुलेशन भी नहीं है। एक वक्त था जब 5000 कॉपियां बिक जाती थी, वो बहुत बड़ा संपादक होता था, और आजकल तो आप हर फेसबुक पे हर आदमी संपादक है जिसके 5000 फॉलोअर है और कुछ भी कर सकता है। मैं अभी अपना मोबाइल लूं, यहां से लाइव करना शुरू करूं, शुरू हो जाऊंगा, कुछ भी बोलूं। हम जैसे लोग ना इधर की बात करते हैं ना उधर की बात करते हैं, तो हमें क्या होता है, ना इधर वाले देखते हैं ना उधर वाले देखते हैं और कमेंट करते हैं। मेरा YouTube चैनल है विजय विद्रोही ऑफिशियल, कि विजय जी ऐसे नहीं चलेगा, निष्पक्ष रहोगे तो कोई नहीं देखेगा। बताइए किस दौर में जी रहे हैं? इतना पोलराइज्ड, इतना हाईली पोलराइज्ड, घर में मतलब झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे के बीच, दो भाइयों के बीच, दोस्तों के बीच। मतलब मैं सुकून से अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराब नहीं पी पाता, या तीसरे पैक के बाद मैं सोचता हूं अब घर भाग जाऊं, क्योंकि अब मोदी और राहुल का किस्सा आ जाएगा और फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। एक हमारा दोस्त है, अमेरिका में है, IITian है, वो आया अभी 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं, तो कहता है यार विजय ये मुल्लों को तो ना यार मोदी ठीक कर सकता है। भाई तू वहां पे रह रहा है और ग्रीन कार्ड ले लिया है, तेरे को हिंदुस्तान की क्या चिंता है, कमा खा तू। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कोई मुल्ला तेरी बेटी के को छेड़ गया, कोई मुल्ला ने तेरी जमीन दाब ली, किसी मुल्ला ने तेरे घर में आग लगा दी, ना 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 ना। मैंने कहा फिर बस यूं ही यार, मतलब सोच ऐसी हो गई।
और उसको उसमें योगदान करने वाले हम ही लोग हैं। अब चलिए छोड़िए, खत्म करते हैं, बहुत हो जाएगा। धन्यवाद विजय विद्रोही जी। आपकी बात जो है वो ये है कि प्रचार माध्यम जो भी है वो सामूहिक चेतना को भटका रहे हैं और सत्य का कत्ल करके सहिष्णुता को संकट में डाला जा रहा है। गोदी तो सबको पसंद है, गोदी में बैठना अच्छा लगता है, कोई इसकी गोदी में बैठा है, कोई उसकी गोदी में बैठा है। तो इसके साथ में मैं प्रशस्तिका का वाचन करूंगा। हिंदी पत्रकारिता में श्रीयुत विजय विद्रोही के अपने अलग ही तेवर है। पत्रकारिता के सभी प्रमुख क्षेत्रों में आपने अपने विद्रोही नाम को सार्थक करते हुए नए आयाम स्थापित किए। पिछले 35 वर्ष के कार्यकाल में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में आपका विशिष्ट अवदान सदैव रेखांकित किया जाएगा। राजनीति के अंतर्विरोध, चुनाव के छलावे, भारतीय समाज की गहनता, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की कूटनीति और देश की अर्थव्यवस्था पर आज तक और एबीपी न्यूज चैनल में आपकी सूक्ष्म दृष्टि से उत्पन्न सामयिक टिप्पणियां हिंदी भाषा भाषियों में ही नहीं, प्रवासी भारतीयों में भी गौर से देखी सुनी पड़ी जाती रही। वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, अमेरिका, मिस्र, नेपाल और तिब्बत की पत्रकारीय यात्राओं ने आपको विश्व दृष्टि प्रदान की है। यही कारण है कि विभिन्न टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर ताजा घटनाक्रमों की चर्चाओं में आपके विचार आम जन को प्रभावित और प्रेरित करते रहते हैं, जिसमें राजस्थानी मुखरता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह सारस्वत सभा पृथ्वीराज रासो के उद्धारकर्ता मनीषी कविराज मोहन सिंह की स्मृति में आप श्री को संपादकाचार्य सम्मान संबोधन प्रदान करके अभिभूत तथा स्वयं गौरवान्वित थे। 12 अक्टूबर 2023, कर्नल प्रोफेसर एस एस सारंगदेव, कुलपति। इस सम्मान के पश्चात अब अध्यक्ष महोदय अपना विचार कथन व्यक्त करेंगे। आदरणीय कुलपति जी एस एस सारंगदेव। आज के इस कविराज मोहन सिंह स्मृति समारोह में हमारे बीच तो प्रबुद्ध व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिला है, सानिध्य मिला है। मैं आज के प्रमुख पत्रकार जो देश के कोने कोने में भी पत्रकारिता कर चुके हैं, जो हर विषय पर अपनी बेबाक अपना दृष्टिकोण रखते हैं, जो सत्य में जयते में विश्वास रखते हैं, ऐसे पत्रकार हमारे विजय विद्रोही साहब। आपने एक अच्छी कविता भी लिखी, बहुत सी कविता लिखी, लेकिन एक कविता का मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक अजय जी की कविता थी, सांप पे लिखी अजय जी ने, और उसको आपने अपने दृष्टिकोण से लिखी। तुम सभ्य तो हुए नहीं और जंगल में चले गए। इस तरह से इसकी आपकी एक बहुत अच्छी कविता है जो हमें सीख देती है कि किस तरह से हमें संघर्षों में आगे बढ़ना चाहिए, या बहुत सी बार लगता है कि किस तरह से हमारे सामने
घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये चीज़ें होती हैं। आपको आज हम संपादकाचार्य से पुरस्कृत करते हुए बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। साथ ही मैं जब पत्रकारिता के प्रतिबद्धता की बात, प्रतिबद्ध और पत्रकारिता लोकतंत्र की हम बात करते हैं, तो आपकी जो आज के दृष्टिकोण थे वो आपने बखूबी रखे अपने विचार। मैं इसी पे आगे बात करते हुए पहले प्रोफेसर विवेक निराला साहब का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। जब निराला शब्द हम सुनते हैं तो हमें अपने आप ही बहुत ही एक रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि आपके दादाश्री सूर्यकांत त्रिपाठी साहब निराला के नाम से जो 1896 से 1961 का आपका काल रहा, और उन्होंने पहली रचना जूही की कली 1916 में लिखी थी, और बाद में उन्होंने अंतिम प्रति पतोत्कंठित लिखी। तो आपको देख के हमें लगता है कि वास्तव में एक वर्दी सन और वर्दी फादर की जो कहावत है वो आपने चरितार्थ करी, ग्रांड फादर की चरितार्थ करी। इसके साथ ही आपने अपने उद्बोधन में बहुत सी बातें बताई। मीडिया की भूमिका के महत्वपूर्ण जो चौथा स्तंभ है वो देश, समाज और कमजोर हितों के लिए किस पर तत्पर रहता है। पत्रकारिता का मूलधर्म है कि लोक कल्याण, राष्ट्रीय चेतना और जागरूकता पैदा करना। पत्रकारिता एक लोक संस्कार और एक सूचिता का प्रतीक होना चाहिए। संवाद है तो आपने बताया कि पत्रकार एक सरकार, जनता और सरकार के बीच में सामंजस्य है और सामंजस्य होना जरूरी है। कुछ करना, कुछ सुनना, लेकिन गलत सहन नहीं करना। आपने गुरुवाणी की पत्रकारिता में एक अच्छा दृष्टांत आपने दिया। इसके साथ ही आपने सामाजिक परिवर्तन की बात की जो पत्रकारिता के माध्यम से संभव है, और पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक समृद्धता भी लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे बहुत से इश्यूज उठाता है। टेलीविजन पर कविता के माध्यम से संवेदनाओं को उकेरने का प्रयास आपने किया, जो होना चाहिए। स्वतंत्र एवं मजबूत पत्रकारिता होनी चाहिए। कलम के सौदेबाज नहीं बने, ये बहुत बड़ी सीख आपने बताई, जो हमें कभी कभी देखने को मिलती है। हमारे वीरेंद्र विद्रोही साहब ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन उससे पहले आपकी जो किताब मुझे आपने प्रदान करी, इसमें अच्छी 90 सेकंड, देखिए साहब 90 सेकंड में मैं थोड़ी सी भी देखी थी किताब किस तरह से मेगा से। हम बहुत सी बात देखते हैं टीवी और चैनल या रेडियो पे, या कभी आपको कहा जाता है कि आपके कॉलेज का एक एड देना है और 30 सेकंड में बोलना है। मेरे ख्याल से हम 50 बार उसको रिटेक करते हैं, लेकिन वो चीज आ नहीं पाती है, क्योंकि इतना प्रोफेशनल होता नहीं है। तो 90 सेकंड में पूरी स्टोरी को कवर करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहा जाता है कि जब 90 सेकंड में नहीं कर सकते तो 9 मिनट में क्या कर लोगे। ये इस तरह से आपने पूरी इसको बखूबी इसमें चीजें देखी। बंदर और शेर की कहानी वास्तव में बड़ी अच्छी लगी। ये वैसे कहते भी हैं। अब थोड़ी सी बात मैं भी थोड़ा मजाक में ले लूं कि लूटा हुआ तो महाजन और कूटा हुआ राजपूत को कहते नहीं कि हमारी इस तरह से कोई बात हो गई। तो बहुत सी बात ये क्या कि जब कोई हमारे समाज में पूजनी हो जाता है तो उसको अपनी उस गरिमा को, स्थान को बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है, और जब उस पर कोई आंच आ जाती है तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। ये चीजें होती हैं अपनी जगह। तो आपने अच्छी बात वो बताई। प्रतिबद्धता जिंदा रखूंगा का स्वर्णकालीन युग आपने देखा। न्यायपालिका में अटूट विश्वास की बात आपने करी। बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रतिगोल घूम फिर के दुनिया अच्छाई की तरफ वापस आती है।
आपने गंगा जमुनी तहजीब के आपने उस पर बहुत ही चीज़ें रखी और पैरोकार लगे, तो ये चीज़ भारतवर्ष के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्तमान पत्रकारिता पर कटाक्ष बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं और साथ ही जो सामाजिक परिवर्तन की आपने बात करी है, संवेदनाओं की बात करी है, वो सभी चीज़ें मेरा मानना है कि कभी कभी हम लगते हैं कि पत्रकारिता या पत्रकारों की सभी जवाबदेही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें एक जागरूक नागरिक भी होना चाहिए। आपने विभाग टीवी की जो वर्किंग स्टाइल है उसको भी आपने बताया और बहुत सी बार इतना चीजें सब ऐसी होती हैं कि हम जो समझते हैं वो हुए नहीं, हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं जो दुनिया में चीज़ें हम टीवी पे देखते हैं, चैनल पे देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं। डिबेट्स के पहले भी मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, बहुत से पत्रकार मेरे मित्र रहे और इस देश में किसी को तैयार करने के लिए, अगली खेप तैयार करने के लिए उसको मोटिवेट भी करते हैं। बहुत सी बार वो लाते हैं और उसकी वहाँ इतनी खिंचाई नहीं करते हैं। तो ये बहुत सी बातें होती हैं जो हमारे पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन वास्तविकता है। इसलिए जो वर्तमान में जैसा आपने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, जिस सोशल मीडिया में हम लगे रहते हैं, तो हमें अपना विवेक को एप्लीकेशन में लाना बहुत जरूरी है। यदि इसको हम अपने विवेक को अप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कहीं कि हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये सब चीजें, क्योंकि आज हमें रंगे सियाह बनने पर परहेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये सब चीज बहुत है। मैं ये सभी आप दोनों वक्ताओं के बाद एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि जीवन में मैंने बहुत से नेगेटिव और संघर्ष देखे हैं, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। उसके लिए थोड़ी आपको देर सवेर की जरूरत होती है। तो और वैसे हमारे विद्रोही साहब बताया कि आशावादी होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अच्छे कहने, अच्छे सुनने वाले हमेशा बने रहेंगे और ज्यादा अच्छे कहने वाले हैं और ज्यादा अच्छे सुनने वाले होंगे। लेकिन जो ये डिबेट का विषय है, जो गैप है, मेरे ख्याल से हर कालखंड में चलता रहेगा। ये तो मेरा व्यक्तिगत मानना है। फिलहाल गोरखपुर ने एक अच्छी बात कही कि ये जगत की रीत है, यही जगत की नीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। और इससे आगे एक स्टेप में और कहना चाहता हूं कि हौसला रुतबा बनाए रखो, जैसे वो शेर वाला नहीं, हौसला और रुतबा बनाए रखो, जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहेंगे। तो ये जिंदगी का एक सफर है, इसमें सभी तरह की जो चीजें हैं वो आती हैं। इसके साथ ही ममता सिंह हमारे मलय पांडे जी, एजोरी हिंदी विभाग, और इस पूरे प्रोग्राम को श्रेय में हमारे राव साहब को देना चाहूँगा। आपने अपने प्रयास से मुझे मोटिवेट करके इस पीठ की स्थापना करी और ये पीठ हमारे सभी पीठों में बहुत ही गति के साथ चल रही है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छे प्रोग्राम इसमें करते हैं जो हमारे सभी के लिए बहुत ही एक प्रेरणास्पद होते हैं। हमारे बीच हमारे न केवल मेवाड़ के, राजस्थान के, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि आजाद शत्रु सिंह जी विराजमान हैं। ये मुझे लगता है कि देश के सभी उम्दा जो कदावर कवि हैं उनके साथ आप कविता पाठ कर चुके हैं, और चूंकि ये हमारे अपने हैं इसलिए हमें ज़्यादा गौरव की बात होती है। अभी कुछ दिन पहले आपके सानिध्य में हमारे यहाँ कवि सम्मेलन भी हुआ था। हमारे रजिस्ट्रार आपके पुत्र श्री भी हैं, हमारे सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, डीन डायरेक्टर्स, एचओडी, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ इस स्पेशल प्रोग्राम में आप पधारे। चूँकि आप सुबह 8 बजे से निकल चुके हैं, मैं अपनी बात आपको ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रतिबद्ध पत्रकारिता लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्य सवाल सामने ये आता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की हमारी समझ क्या है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का यदि कोई कृत्य
किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन नहीं करता है, आघात नहीं पहुंचाता है, तो वो स्वतंत्र रहे, उसमें वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपने न तो खुश रहते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को दूसरों को जब तक हम आघात नहीं करें तब तक हमें मजा नहीं आता है। तो कहीं न कहीं ये चीजें गलत हैं। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हमें एक लोकतंत्र का अगर आदर्श की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक साहचर्य होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए और निजता के प्रति सम्मान होना चाहिए। मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट से अगर हम कवर करते हैं तो एक सफल लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। और सफल लोकतंत्र के क्या है, हम हमारे जनहित हैं, जो हमारे यहाँ की जनता है, जनता को कोई आहत या कष्ट नहीं पहुंचाए, जनता खुश है, राष्ट्र खुश है, लोकतंत्र मजबूत है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए भावना के साथ अपनी बात विराम देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आज का हमारे प्रोग्राम और हमारे सभी दोनों वक्ताओं ने, दोनों जो हमारी अलंकृत से विषय हुए, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके उद्बोधन से हम सभी बहुत ही लाभान्वित हुए और साथ ही जीवन में कभी कभी कुछ चीजें खरी बताने वाला भी होना चाहिए। वो सी बार हमें ऐसा पर्दा पड़ जाता है आंखों पे, हमें कुछ चीजें नजर नहीं